हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम क्लास 8 के जो भी आपका पहला चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस करके, और जो सेकंड चैप्टर है, इन दोनों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम यहाँ पे टॉपिक्स की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही कंसेप्ट मिलेगा, हो सकता है कि जो क्वेश्चन का नेचर है या क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी टाइप से उसको फॉर्म किया जा सकता है, पर जो कंसेप्ट है वो यही होगा जो इसमें बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी या इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। पर इतना ज़रूर है, जो ये पढ़ा आप रहे हैं आज, जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स बताने वाला हूँ, इनको जब आप अपनी बुक नोट्स से अच्छे तरीके से तैयार कर ले जाएंगे तो इसमें से बहुत सारा आपको वहाँ पे पेपर में एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो चैप्टर है, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप देख पा रहे होंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट पहला यही बन जाता है कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या है। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहला आता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स बहुत सिंपल है, जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं उन्हें बड़े इजीली ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्ट कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है वाटर हुआ, डायरेक्ट नेचर से मिलता है, एयर हुई डायरेक्ट नेचर से मिलती है, मिनरल्स हुए, फॉरेस्ट हुए, ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। सेकेंड होता है ह्यूमन मेड। इसको कौन बनाता है? इंसान बनाता है। साफ साफ लिखा हुआ है ह्यूमन मेड, हिंदी में मानव निर्मित बोलते हैं, तो इनको इंसान बनाता है। कैसे हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे पूरी डेफिनेशन डाल रखी है, रिसोर्सेज मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल रोड्स कौन बनाया? तो हम आप बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो रॉ मटेरियल है वो कौन सा है? तो नेचर वाला है ना। आप जो उसमें जो भी गिट्टी वगैरह यूज कर रहे हो वो हमें कहीं ना कहीं उसका रॉ मटेरियल नेचर से मिला है। आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, आप उसमें रेत बालू लगा रहे हो, तो वो भी नेचर है ना। आप कोई मशीन भी बना रहे हो, तो ये सब कैसी है? ह्यूमन मेड है, इंसान के द्वारा बनाई गई है। थर्ड एंड लास्ट है इसमें कि क्या होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस। अब ह्यूमन मेड नहीं है, ये ह्यूमन है, जो इंसान खुद बनाता है। जैसे कि टीचर बनना, जैसे कि डॉक्टर बनना, जैसे कि इंजीनियर बनना, ये इंसान स्किल बेस्ड है। इंसान अपनी स्किल से इसको डेवलप करता है ना। सोसाइटी में आप जो रिलेशन बनाते हो वो भी कैसे हैं? आपके द्वारा ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके द्वारा बनाए हुए हैं। तो 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज हमें आपको देखने को मिलते हैं। पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड और थर्ड ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं कि 2 टाइप के आप रिसोर्सेज पढ़ते हो, एक तो रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल। ये भी बड़ा इजी सा है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से इनका मतलब हम कंज्यूम कर सकते हैं, दोबारा ये रिस्टोर हो जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज कैसे कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यहाँ पे लिखा होगा रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जैसे लाइक दैट ग्राउंड वाटर, है ना। एक आपका क्या एग्जाम्पल है? ग्राउंड वाटर। या रिवर वाटर भी होता है, बट ग्राउंड वाटर बोलने तो ज़्यादा सही है। ग्राउंड वाटर आप देखते हैं रोज किसी बोर में से, किसी हैंडपंप में से रोज पानी आ रहा है, कई सालों से 10 20 30 50 साल हो गए वहाँ पे पानी आ रहा है। तो ये हमारा कैसा रिसोर्स है? तो रिन्यूएबल, क्योंकि पानी वापस बन रहा है, फिर आ रहा है, फिर बन रहा है ना। जैसे सनलाइट है ना। सनलाइट से आप सोलर का यूज कर रहे हैं, आजकल आप लोग देख रहे होंगे सोलर पैनल, कैसा है? रिन्यूएबल है। रोज सन की रेस आ रही है, रोज हीट आ रही है, रोज वो जनरेट हो रही है ना। जैसे विंड हुआ, तो ये कैसे रिसोर्सेज हैं? रिन्यूएबल हैं, जिनको हम वापस से कंज्यूम या रिस्टोर कर सकते हैं। सेकंड है आपका नॉन रिन्यूएबल, ऐसे रिसोर्सेज है ना जो लिमिटेड हैं, जिनकी क्वांटिटी हमारे पास कैसी है? लिमिटेड है, जिनको बहुत हमें अच्छे से यूज करना पड़ता है, जब आपको यूज हो तभी उसको करो, है ना। तो सिंपल से याद रखना है, रिसोर्सेज अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, है ना। कई हजारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं उसको दोबारा बनने में। पानी तो कल फिर आएगा, सनलाइट कल फिर आ जाएगी, लेकिन इन रिसोर्सेज को हजारों लाखों करोड़ों साल लग जा रहे हैं तब वो बन रहे हैं। इस मोस्टली ये आपके मिनरल्स ही होते हैं, जैसे कि कोल हुआ। आप कोल माइनिंग करके निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, एक दिन आएगा कि कोल नहीं बचेगा इंडिया में। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? एक्सप्लोनेशन बोल देंगे। जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, जैसे कि नेचुरल गैस हुई, है ना। इन सबको हम लगातार निकालते जा रहे हैं और इनको
वापस रिस्टोर होने में, वापस बनने में करोड़ों साल लगते हैं। तो ये आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टॉपिक तो ऐसा है कि आप 50 टॉपिक हैं तो उसमें से 40 इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें 5 से 10 ही बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वही यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। नेक्स्ट जो आपको इसमें से टॉपिक पूछा जा सकता है वो है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये आजकल का सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज़ को लिमिट से बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। आप लोग देखते हो इवन वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फिर भी हम उसको इतना यूज कर रहे हैं, इतना यूज कर रहे हैं, ये बर्बादी में टैप खुला है, पानी बह रहा है, रोडों पे आदमी पानी बहा रहा है बॉल लगा लगा के। तो ये सब चीज़ें हम जानबूझ के कर रहे हैं। पेट्रोलियम लगातार निकाल रहे हैं, कोल लगातार निकाल रहे हैं, है ना। किसी भी चीज़ को हम लगातार दोहन कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड एक्सप्लोनेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्या कहना है, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड एक्सप्लोनेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी रिसोर्सेज है उसका जरूरत से ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। इसके भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। देखो माइनिंग, हमें माइनिंग करके सब निकाल रहे हैं, हम निकालते ही जा रहे हैं, इतनी नीचे तक माइनिंग कर दी कि अर्थक्वेक भी आ जाते हैं बहुत जगह पर। इसके अलावा आप देख रहे हो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डिफॉरेस्टेशन। लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं किसी काम के लिए, कहीं पेपर बनाने के लिए, कहीं बड़े बड़े फर्नीचर उद्योग कंपनियां बनाने के लिए हम लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हो गए। तो आपको सबसे अगर 3 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में पूछा जाए तो आप याद रखना, टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगे, और एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होंगे। एक छोटा सा टॉपिक और पूछा जा सकता है कंजर्वेशन को लेके, ठीक है। तो जो भी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमें कंजर्व करके रखना है, उतना ही यूज करना है जितनी की हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है ना। अब ऐसा नहीं आपको 10 लीटर पानी की ज़रूरत है, आप 20 लीटर यूज कर रहे हो, आपको 10 की अगर मिनिमम ज़रूरत है तो आपको 10 ही यूज करना चाहिए। तो ऐसे हम अपने रिसोर्सेज को क्या करेंगे, कंजर्व करने का काम करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे, क्योंकि देखो पूरा चैप्टर 40 पेज का है, 40 पेज में से 40 टॉपिक हैं, 40 में से 30 इंपॉर्टेंट है, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम उस 40 में से सिर्फ 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपको पेपर में 100% किसी ना किसी टाइप ऑफ फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो इसमें दिल्ली सल्तनत की सबसे पहले बात आती है, किसने शुरू किया, कैसे शुरू हुआ। तो आप इसको अपने बुक या नोटबुक या अपने नोट से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। द दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टेब्लिश इन 1206 कॉमन एरा बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट थे, इन्होंने स्टैब्लिश किया था, इसलिए याद रखना है नाम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई वो थी तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी बनाने वाले कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये फर्स्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, इसलिए इनको फाउंडेशन बोला जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। इनको कहा जाता है कि पढ़े लिखे मूर्ख थे। इन्होंने हालांकि बहुत अच्छे काम किए, नए सिक्के चलाए, मार्केट डेवलप किया, अपनी जो कैपिटल है उसको चेंज किया, है ना, उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया। तो इसके लिए इनका नाम जाना जाता है और ये भी आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है वो है मुगल्स, है ना। हालांकि मुगल्स को धीमे धीमे आपकी बुक से भी कम किया जा रहा है, कई चीज़ें हो सकती, पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट मैं यहाँ बताने चाह रहा हूँ। द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर। फर्स्ट रूलर था बाबर, है ना, जो इब्राहिम लोदी से वॉर लड़ता है, और पानीपत की फर्स्ट वॉर इसको बोला जाता है, जो कि 1526 में। उसके बाद लगातार ये खानवा, चंदेरी, है ना, यहाँ के वॉर भी लड़ता है। ये सब आप अपने नोट्स से देख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड किए हैं। तो याद रखना है कि 1526 में बाबर ने मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। बैटल हुआ पानीपत का, और किससे हुआ, तो इब्राहिम लोदी से हुआ, और उसमें बाबर जीत जाता है। और ये फर्स्ट वॉर थी जिसमें तोपों का यूज हुआ था, ठीक है। जो तोपें आपने देखी होगी, तोप चलती थी, ये फर्स्ट वॉर थी कि इंडिया में किसी ने तोप का यूज किया था। और यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि बाबर आसानी से ये बैटल ऑफ पानीपत जीत पाया। आगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, जैसे कि द एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन अंडर अकबर, ठीक है। पहले बाबर था, बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं आया, उसका लड़का। हुमायूं को
बलबन ने खदेड़ा, भगाया, वापस गया, वापस इंडिया आया, फिर से अपने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। आपने ये डिटेल में पढ़ रखा होगा। और उसके बाद आता है अकबर। अकबर का जो शासन है, रूल है, वो पीरियड है, वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसने लगातार वॉर जीती, वो तो ठीक है, अपनी एरिया को बढ़ाया, वो भी ठीक है, पर इसने किसी अगर राजा को हरा दिया, किसी किंग को हरा दिया, तो वापस से उसका जो किंगडम था उसी को वापस कर देता था और कहता था ठीक है आप ही ये रूल चलाओ, बस हमें ट्रिब्यूटरीज जो भी पैसा है, आर्मी है, और हमारे अंदर में रह के मतलब ओवरऑल काम करो। तो इसके जो रिलेशनशिप थे, या फिर ऐसा कहें ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, वो सबसे बेस्ट था अकबर के पास, है ना। बहुत सारे इसने रिलेशन बनाए, बड़े बड़े राजाओं से दोस्तियां भी बनाई, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अगर पूरे मुगल्स में सबसे अच्छा कोई किसी के पास था तो वो कौन था? अकबर था। इसलिए अकबर तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अकबर ने एक और चीज़ इस्टेब्लिश की थी, वो थी मनसबदारी, है ना। मनसबदारी आप लोग पढ़ोगे, जो भी आर्मी में इसने भर्ती कराई थी सैनिक की, है ना, घोड़े से रिलेटेड, ये आपने पढ़ रखा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ रहा तो एक बार आप अपने नोट से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य फाउंडेड इन 1336 कॉमन एरा बाय हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, ये दो भाई थे जिनको पहले की मुगल्स ने यहाँ पे आपका बंदी बना रखा था, पर यहाँ से छूट के जाते हैं ना। इस्लाम इन लोगों ने जब बंदी बनाया तो इन्होंने कहा ठीक है हम आपका इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इन्होंने इस्लाम को कबूल किया और कहा ठीक है हम आपके राज में अब चलेंगे, आपके हिसाब से चलेंगे। और जैसे ये लोग वापस लौटे अपने एरिया में, तो इन्होंने उनको छोड़ दिया। नहीं, एक रास्ते में इनके गुरु मिल रहे थे, तो उन्होंने कहा आप वापस से हिंदू बनो और अपना जो भी है नया किंगडम बसाओ। तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया था, जिसकी कैपिटल हम्पी थी। कब किया था? तो 1336 में, 1336 में। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि द एम्पायर बिकेम फेमस फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, है ना। ट्रेड क्यों? क्योंकि बगल में आप जान सकते हो यहाँ पे जो भी इनका रूल था, बगल में आसानी से पोर्ट वगैरह थे या जो भी ओशियन था इसके थ्रू कर सकते थे। टेम्पल्स के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने अपने हिंदू कल्चर को प्रमोट किया, है ना। और कृष्णदेव राय वाज द ग्रेटेस्ट रूलर। ठीक है, और कृष्णदेव राय ने एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर वगैरह भी बनवाए हैं, तो वो सब भी आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हो गए सेकंड चैप्टर के मोस्ट टॉप 3। मैंने फर्स्ट चैप्टर में से भी टॉप 3 आपको बताए और सेकंड चैप्टर में से भी टॉप 3, सिर्फ 6 टॉपिक बताए। इन 6 टॉपिक में से ज़्यादा नहीं तो आपको 2 से 3 टॉपिक जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। बाकी फिर ये है कि आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ में से क्वेश्चन पूछा जाता है। पर अब लास्ट डे में आप क्या कर सकते हो, तो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो कम से कम इन टॉपिक्स को एक बार और अपनी नोटबुक या बुक से रिवाइज करके जाएंगे। अब हम कुछ मैप पे डिस्कशन करते हैं, जो मैप आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट से सबसे पहले लेते हैं, तो आपसे कोल के बारे में पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हम ये देख रहे हैं ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कोल है, कोल कहाँ कहाँ इंडिया में मिलता है, तो झारखंड एंड उड़ीसा। अब आपसे सिंपल आ जाएगा कि कोल जहाँ मिलता है वहाँ आप मार्क करो मैप में, तो आप झारखंड और उड़ीसा कर सकते हो। आयरन ओर कहाँ मिलता है, तो उड़ीसा और कर्नाटका में। पेट्रोलियम असम एंड गुजरात में। नेचुरल जो गैसें हैं कृष्णा और गोदावरी जो बेसिन बनाती हैं वहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम सेकंड चैप्टर में जाते हैं तो वहाँ से भी कुछ मैप हैं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, वो है दिल्ली। अब दिल्ली सल्तनत मुझे नहीं लगता आपसे मार्क करने आएगा, क्योंकि आपको पता है दिल्ली कहाँ है। विजयनगर एम्पायर आ सकता है, तो आपको विजयनगर एम्पायर देख के जाना है, उसको मार्क करना है। इसके अलावा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे काम करवाए थे, मकबरा बनवाया, फतेहपुर सीकरी गेट बनवाया, तो यूपी में फतेहपुर सीकरी की जगह है, आप उसको मैप में देख के जाएंगे। पानीपत भी आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर हरियाणा के पास जो आपको मिलेगा। ठीक है, और दौलताबाद भी आपके यूपी का पार्ट है, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो कैपिटल थी वो वहाँ पे शिफ्ट कर दी थी। तो ये आपकी बुक में 2 मैप होंगे, आप अपने बुक से इनको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप पढ़ के जाइए। इसके अलावा जो आपके नोट्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही है ना। ये सिर्फ एक बूस्टर की तरह है कि लास्ट में भी आप चाहें कि मुझे पूरा काम नहीं करना है पर इतना हो जाए कि मैं पास हो जाऊं, तो ये 6 टॉपिक आपको पार करा देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।